ओके, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स सी इन एंड सी आउट। अच्छा, ये होता क्या है? स्टैंडर्ड स्ट्रीम कैन बी थॉट के जैसे स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर की टर्म्स में स्ट्रीम वुड बी अ स्ट्रीम ऑफ डेटा जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करता है, चाहे वो कीबोर्ड हो, कीबोर्ड से एज एन इनपुट ले रहा हूँ या फिर हम कंप्यूटर से एज एन आउटपुट ले रहा हूँ टू द मॉनिटर। ठीक है, तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड डेटा सोर्सेज हैं फॉर इनपुट एंड आउटपुट। वन इज़ द कीबोर्ड एंड वन इज़ द मॉनिटर। कीबोर्ड फॉर इनपुट एंड मॉनिटर इज़ फॉर द आउटपुट। सही है। डेटा सोर्स से जब इनपुट लेते हैं हम, तो वो हमारे पास डेटा जा रहा होता है इन C++ यूजिंग CN। सही है, तो वो स्ट्रीम यानी कि वो कनेक्शन जहाँ से हमारा कीबोर्ड से इनपुट की रीड करके वो डेटा को ले रहा होगा एज एन इनपुट, इसको हम कहते हैं CN। इसके अलावा तीन और स्ट्रीम्स हैं जो कि आउटपुट स्ट्रीम है। दिस इज़ द इनपुट स्ट्रीम जिससे हम इनपुट ले रहे होते हैं। सी आउट इज़ द आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि जब हम डेटा डिस्प्ले करवाना चाह रहे होंगे एज एन आउटपुट टू दी मॉनिटर। ठीक है, तो इसके अलावा भी जब हम इनपुट आउटपुट लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ कीबोर्ड और मॉनिटर से ले रहे हो, हम फाइल्स को भी रीड और राइट करते हैं फाइल से। यानी कि अगर सपोज मेरे पास कोई टेक्स्ट फाइल है या बाइनरी फाइल है, मैं उससे बिट बाय बिट या बाइट बाय बाइट करके डेटा रीड कर रही हूँ या करेक्टर बाय करेक्टर रीड कर रही हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इनपुट एंड आउटपुट। वो हम आखिर में देखेंगे, दैट इज़ ऑल्सो द टॉपिक इन योर कोर्स, लेकिन वो अभी फ़िलहाल नहीं, वो हम आखिर में जब ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे तो फिर हम वो देख रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल ये देखो कि जब हम इनपुट ले रहे होते हैं तो वो सी इन के थ्रू, सी इन हमारी इनपुट स्ट्रीम है जिसके थ्रू वो डेटा आ रहा होता है एज एन इनपुट, और जब हम आउटपुट करते हैं तो डेटा एज एन आउटपुट जा रहा होता है यूजिंग सी आउट, सी एयर एंड सी लॉग। सी आउट इज़ द आउटपुट स्ट्रीम जो कि आउटपुट डिस्प्ले करना होता है। जब हम आउटपुट डिस्प्ले करना होता है मॉनिटर पे तो वो सी आउट यूज़ करते हैं। सी एयर इज़ द एरर स्ट्रीम, यानी कि अब जब मुझे कोई एरर डिस्प्ले करना होगा तो फिर हम सी एयर यूज़ करेंगे। और सी लॉग इज़ ऑल्सो एन एरर स्ट्रीम, सिर्फ इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक बफर्ड और एक अनबफर्ड है। सही है, बफर्ड का मतलब ये होता है कि बफर इज़ अ टेम्प्रेरी लोकेशन जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है बिफोर बीइंग डिस्प्ले टू द मॉनिटर। सही है, मॉनिटर पे डिस्प्ले होने से पहले वो टेम्प्रेरीली इसको होल्ड करता है, बफर करता है। तो सी एयर जो होता है वो बफर्ड इनपुट होता है, यानी कि फ़ौरन से डिस्प्ले नहीं होता। लेकिन सी लॉग इज़ अनबफर्ड, वहाँ पर जैसे ही मैं कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करूँगी तो वो फ़ौरन डिस्प्ले हो जाएगा। सही है, मोस्ट कॉमनली हम लोग सी आउट यूज़ करते हैं फॉर आउटपुट और सी इन यूज़ करते हैं फॉर द इनपुट। अच्छा, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं सी आउट और सी एन, ये डिफाइंड है हमारी हेडर फाइल iostream.h में जो हम इंक्लूड करवाते हैं हर प्रोग्राम में। अच्छा, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जब हम सी आउट से आउटपुट करवाते हैं तो वो करेक्टर बाय करेक्टर करता है, लेकिन जब मैं इंटीजर आउटपुट करवाती हूँ तो वो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो रीड एज ए करेक्टर ही कर रहा होता है। सही, तो सी आउट का फॉर्मेट क्या होता है कि हम सी आउट का कीवर्ड लिखते हैं और सी आउट के कीवर्ड के बाद हम इंसर्शन ऑपरेटर लगाते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर इज़ अ रीडायरेक्शन ऑपरेटर। ये जो दो एरो हेड्स हैं, एंगल ब्रैकेट्स हैं, तो दे आर शोइंग कि हम कोई चीज़ आउटपुट करने जा रहे हैं। सही है, और जो चीज़ हमें आउटपुट करनी होती है वो एट दी अदर एंड आ जाती है। तो अगर मैं सपोज़ लेती हूँ सी आउट 5, तो वो 5 का आउटपुट कर देगा। 4.1 तो 4.1 आउटपुट हो जाएगा। स्ट्रिंग आउटपुट करनी है तो स्ट्रिंग आउटपुट हो जाएगी। और अगर मुझे न्यू लाइन आउटपुट करनी है तो या तो हम \n यूज़ करेंगे इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज़ कॉल्ड दी एस्केप करेक्टर, या अभी आखिर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। \/ के साथ अगर आ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एन एस्केप सीक्वेंस। सही है, तो मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि करेक्टर कांस्टेंट में सिर्फ एक करेक्टर आ सकता है, एक से ज़्यादा करेक्टर नहीं आ सकते। अगर मैं इस तरह भी लिख रही हूँ तो ये एरर है, तो ये अभी भी ट्रू है, लेकिन 2 कैरेक्टर्स उस सूरत में आ सकते हैं जब हमारे पास एस्केप सीक्वेंस हो।
और फर्स्ट कैरेक्टर इज़ ऑलवेज बैक स्लैश, और जो सेकंड कैरेक्टर होता है वो एस्केप सीक्वेंस होती है, तो फिर ये चीज़ अलाउड है इन्वर्टेड कॉमास में। लेकिन कोई और दो कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर अलाउड होता है इन कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। सही, तो बैक स्लैश एन इज़ एन एस्केप सीक्वेंस, जिसका मतलब होता है कि हमें न्यू लाइन पर जाना है, तो जब भी न्यू लाइन करनी हो तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर एंड एल का स्टेटमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। सही है, एंड एल ऑल्सो मीन्स एंड ऑफ लाइन। अच्छा, इनपुट लेने के लिए भी हमारे पास वही फॉर्मेट होता है कि हमारे पास सी एन का वेरिएबल होगा, उसके बाद रीडायरेक्शन ऑपरेटर होगा, वो इंसर्शन ऑपरेटर होता है, एंगल ब्रैकेट जब लेस देन के साइन में हो और जब ग्रेटर देन के साइन में एंगल ब्रैकेट हो तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी कि हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करके लेकर आ रहे हैं कीबोर्ड से, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो सी एन आएगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आएगा, और उसके बाद वो वेरिएबल आएगा जिसमें हम इनपुट ले रहे होंगे। सही है, दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि हम इनपुट ले कहाँ पे रहे हैं। अगर मुझे सपोज इंटीजर रीड करना है तो मैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल में इनपुट ले रही होंगी, अगर फ्लोट वैल्यू मुझे रीड करनी है तो मैं फ्लोट टाइप के वेरिएबल में इनपुट ले रही होंगी, अगर करेक्टर रीड करना है तो करेक्टर टाइप के वेरिएबल में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं सपोज़ कर लेती हूँ मुझे एक इंटीजर और एक फ़्लोट इनपुट लेना है। इंटीजर का नाम x है, फ़्लोट का नाम y है। तो अगर मैं कहती हूँ सी एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन x, तो इट मीन्स कि वो कंसोल से जब आउटपुट हमारा रन होगा तो वो यूज़र से प्रॉम्प्ट करेगा कि मुझे इनपुट दो। जब तक वो इनपुट नहीं देगा वो प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। जैसे ही यूज़र जो है वो की प्रेस करेगा तो वो x में जाकर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, दैट वुड बी एन इंटीजर वैल्यू। और सिमिलरली फॉर y, अगर मैं कहती हूँ फ्लोट y और सी एन वाई, तो यहाँ पर वो फ्लोट वैल्यू यूज़र से इनपुट लेगा और उसको स्टोर कर देगा y के अंदर। अच्छा, ये कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस, जैसे कि विड्थ। अगर मैं अपने आउटपुट को फॉर्मेट करना चाहती हूँ इस तरह से कि उसकी विड्थ 5 हो, सही, दैट मीन्स कि जब वो डिस्प्ले होगा तो वो 5 स्पेसेस में डिस्प्ले होगा, 5 लोकेशंस वो रिज़र्व कर रहा होगा अपने डिस्प्ले के लिए। सही है, तो ये जो विड्थ का फॉर्मेट मैनिपुलेटर होता है ये सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए होता है, यानी कि जैसे ही मैंने सी आउट डॉट विड्थ 5 करा और उसके बाद मैं जो भी चीज़ आउटपुट करूँगी तो इसका मतलब है वो 5 स्पेसेस में उसकी विड्थ 5 होगी। सही है, तो दैट मीन्स कि 42 अगर मैंने डिस्प्ले करा है तो 42 इज़ ऑलरेडी ऑफ 2 कैरेक्टर्स, तो इन 2 कैरेक्टर्स से पहले 3 स्पेसेस यहाँ पर खाली आ रही होंगी आउटपुट में। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ विड्थ वर्क्स। और अगर मैंने दोबारा सब कुछ डिस्प्ले करा है तो क्योंकि वन टाइम मैनिपुलेटर था, सिर्फ एक दफ़ा ये काम करता है, तो अब जब मैं डिस्प्ले करूँगी तो अब दोबारा से 5 स्पेसेस में डिस्प्ले नहीं होगा, नॉर्मल जिस तरह होता है डिस्प्ले वो वैसे ही डिस्प्ले करेगा। सही है, तो अब मैं दोबारा अगर डिस्प्ले करती हूँ तो विदाउट स्पेसेस सिंपल 42 प्रिंट होगा। सही है, तो दिस इज़ अ सैम्पल प्रोग्राम, इंक्लूड आयो स्ट्रीम करा हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ आयो मैनिपुलेटर की इंक्लूड करवाई हुई है लाइब्रेरी। व्हाट इज़ दिस लाइब्रेरी डज इज़ के कुछ हमारे पास मैनिपुलेटर्स होते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए। अभी हमने जैसे देखा था विड्थ का, तो ऐसे मैनिपुलेटर्स जो कि ब्रैकेट में हम जिनको कोई चीज़ देते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। सही है, मैं बता रही थी यहाँ पे सेट विड्थ 5, तो ये जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ये लाइब्रेरी में ये लाइब्रेरी के अंदर होता है, आईओ मैनिपुलेटर की लाइब्रेरी है, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर की। और ऐसे मैनिपुलेटर्स विड्थ का हो गया, फिल का हो गया, प्रिसिशन का हो गया, ये वो वाले मैनिपुलेटर्स हैं जो कि विद आर्ग्यूमेंट होता है। और कुछ मैनिपुलेटर्स ऐसे होते हैं जो कि विदाउट आर्ग्यूमेंट होते हैं, जैसे हम अभी आगे देखेंगे, एंड एल का हो गया, विदाउट एंड ऑफ लाइन का। सही है, ये विदाउट ब्रैकेट है, यानी कि हम इसको कोई चीज़ ब्रैकेट में नहीं दे रहे होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मैनिपुलेटर्स आर फाउंड इन आईओ स्ट्रीम के अंदर ही होते हैं, तो इसके लिए कोई लाइब्रेरी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं इस तरह के मैनिपुलेटर्स यूज़ कर रही हूँ जिसमें मुझे ब्रैकेट में बतानी है कोई वैल्यू, तो उसके लिए मुझे लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी आईओ इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर की। ठीक है, उसके बाद वही यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन की लाइन है। हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, एक इंटीजर टाइप का, एक फ्लोट टाइप का और एक चार टाइप का। इंटीजर टाइप के वेरिएबल में मैंने वैल्यू डाल दी है 1 2 3,
फ्लोट टाइप के वेरिएबल में 1.23 और कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो एक कैरेक्टर इन्वर्टेड कॉमा में दैट इज़ कैपिटल ए। सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करा हुआ है कुछ ऑपरेटर्स को, कुछ मैनिपुलेटर्स को। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एंड एल यूज़ करा हुआ है। एंड एल मीन्स एंड ऑफ लाइन। तो हमारे पास आउटपुट में ये लाइन प्रिंट करने के बाद वो न्यू लाइन पर जा रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर दोबारा से एंड एल है तो दैट मीन्स कि दोबारा से लाइन प्रिंट करके वो न्यू लाइन पर जा रहा होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी हम देंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। सी आउट कराया हुआ है D123। D123 इज़ अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। सही है, दैट इज़ 123। तो आउटपुट में आ जाएगा 123 F123। हम चाहें तो हम एक साथ एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सी आउट पहले D123 प्रिंट दोबारा से सी आउट F123। दैट मीन्स अगर मैंने एक ही लाइन में लिख दिया तो उसका मतलब है ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। सही है। तो इट डजेंट मैटर कि मैं एक ही लाइन में करवा रही हूँ या मल्टीपल लाइन्स में बार बार सी आउट करवा रही हूँ। \t इज़ अगेन इन एस्केप सीक्वेंस, जो कि टैब जैसे हम टैब प्रेस करते हैं तो ये उसके लिए होती है। जब कीबोर्ड में तुम लोग टैब प्रेस करते हो तो स्पेसेस आ जाती हैं शुरू में। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे यहाँ पर आउटपुट करना हो टैब को तो उसके लिए \t होता है। अगर न्यू लाइन आउटपुट करनी हो तो \n होता है। हम आगे मैं और भी जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो बताऊँगी। आउटपुट यहाँ पर इन्होंने कर दिया नो विड्थ, यानी कि इन तीनों वेरिएबल्स को जो हमने आउटपुट करवाया तो उनके दरमियान में हमने कोई विड्थ नहीं रखी है। न्यू लाइन पर चला जाएगा एंड एल। नेक्स्ट टाइम जब आउटपुट करवाएंगे तो हमने सेट विड्थ कर दी है 1। सही है, सब में सेट विथ 1, सेट विथ 1 एंड सो ऑन। सही है। अब वो विड्थ का हम मैनिपुलेटर यूज़ करें या सेट डब्ल्यू, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग। दोनों का काम यही है कि वो विड्थ को सेट कर देते हैं। तो D123 पहले प्रिंट होगा विथ 1 विड्थ, और यहाँ पर हमने आउटपुट करवा दिया विड्थ 2 स्मॉल। 1 का मतलब ये है कि 1 ऑलरेडी इन सब करेक्टर्स, इन जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की विड्थ 1 तो है ही, 1 से ज़्यादा ही है। तो इसका मतलब है विड्थ इज़ 2 स्मॉल। अभी भी वही आउटपुट डिस्प्ले होगा जो पहले डिस्प्ले हुआ था। सही है। साथ में आउटपुट भी देखते जाते हैं कि क्या आ रहा है। ये इसका आउटपुट है। सही है। पहले वाले का आउटपुट एक साथ 1 2 3 देन 1.23 विदाउट एनी स्पेसेस इसने प्रिंट कर दिया। सही है। और फिर ए सिमिलरली सेकंड वाले के लिए भी। सही है। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट जो हमने आउटपुट करवाया उसमें हमने सेट विड्थ करी हुई है 5। सही है। दैट मीन्स कि 3 तो ऑलरेडी इसके करेक्टर्स हैं तो 2 स्पेसेस पीछे आ रही होंगी। इसी तरह F123 में भी होगा कि 4 करेक्टर्स इसके ऑलरेडी हैं तो एक स्पेस पीछे आ रही होगी, और करेक्टर हमने डिस्प्ले करवाया है तो ये भी 2 स्पेसेस पीछे आ रहे होंगे इसमें। सही है। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट ये आउटपुट आ रहा है इसका 1 2 3। सही है। 1.23 एंड ए, जिसमें विथ 5 स्पेसेस हैं। उसके बाद हेलो प्रिंट करवाया हुआ है विथ 10 स्पेसेस। तो हेलो में अपने 1 2 3 4 5 करेक्टर्स हैं, तो पीछे 5 करेक्टर्स एम्प्टी स्पेसेस के आ रहे होंगे। सही है। एंड द लास्ट थिंग इज़ सेट विथ 3 का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जैसे होता है प्रिंट वो ऐसे ही प्रिंट हो रहा होगा हेलो। ठीक है। तो दिस इज़ फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेट विथ। हम विथ को जब सेट करते हैं तो उसमें आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। फिल, मैंने कहा था कि जो विथ के फिल के ये जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी मैनिपुलेटर्स हैं, ये सब इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर की लाइब्रेरी में है। अगर लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करवाएंगे तो फिर हम इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। दिस ऑल्सो गोज़ फॉर फिल। फिल का मतलब ये होता है कि जब हम विड्थ को सेट करते हैं तो पीछे जो स्पेसेस आती हैं तो वो इसको किस चीज़ से फिल करेगा। मैं अगर चाहूँ तो मैं किसी और कैरेक्टर से उसको फिल करवा सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर करवाया हुआ है स्टेरिक्स है। ठीक है। तो सेट विथ 5 कर दिया, फिल हमने स्टेरिक कर दिया, और फिर जब हम जो भी चीज़ आउटपुट करवाएंगे तो उसमें जो एम्प्टी स्पेसेस होंगी वो उसको फिल कर देगा स्टेरिक से। सही है। दैट कैन बी एनी कैरेक्टर जिससे हम फिल करवाना चाहते हैं। अगर नहीं करवाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसेस से फिल कर देता है। अच्छा, ये उसी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए सेट विथ और सेट फिल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है
तो ये तुम लोग खुद देख लेना। प्रिसिशन, अच्छा प्रिसिशन में ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ की प्रिसिशन सेट कर देते हैं तो दैट मीन्स के वो उतने ही डेसिमल, प्रिसिशन यूज़ होती है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए, सही है। और ये परमानेंट, मैंने अगर एक दफ़ा कर दिया सी आउट डॉट प्रिसिशन 1, तो जब भी वो आउटपुट करेगा तो वो प्रिसिशन 1 रख के ही करेगा। प्रिसिशन 1 मीन्स कि जब वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का आउटपुट करेगा तो उसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितने होंगे, सही है। तो मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कितने डिजिट्स को डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ, दैट इज़ व्हाट वी डू इन प्रिसिशन। तो अगर मैंने सेट प्रिसिशन 1 करी हुई है तो इसका मतलब है इस वैल्यू में से सिर्फ वो एक डिजिट को प्रिंट करेगा और बाकी को वो आगे इग्नोर कर देगा और या फिर एक्सपोनेंट में शो कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सी आउट हमने करा हुआ था प्रिसिशन 1, तो उसने आउटपुट कर दिया 2 एक्सपोनेंट प्लस 1, सही है। यानी कि हमारे पास दो डिजिट थे 23। अगर हम विदाउट डेसिमल पॉइंट देखें तो मैंने क्योंकि प्रिसिशन सेट करी हुई थी 1 पे, तो वो सिर्फ पहला डिजिट उसने डिस्प्ले करा है और एक्सपोनेंट में कह दिया है +1। दैट मीन्स कि मेरे पास बिफोर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स हैं, सही है। लेकिन डिस्प्ले वो सिर्फ एक डिजिट करेगा क्योंकि हमने प्रिसिशन में 1 करा हुआ है सेट। नेक्स्ट अगर हम प्रिसिशन को 2 सेट कर देते हैं तो डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ 2 डिजिट्स को डिस्प्ले करेगा और आगे वाले डिजिट्स को इग्नोर कर देगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमने सेट प्रिसिशन 3 करा हुआ है तो वो 3 डिजिट्स को डिस्प्ले करेगा 23.1 और आगे जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको इग्नोर कर देगा, सही है। तो प्रिसिशन का जो मैनिपुलेटर है, इसका जो फंक्शन है, इसका काम ये होता है कि जब हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाते हैं तो वो उसमें कितने हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए होते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट हम उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ और मैनिपुलेटर्स हैं जो कि लाइब्रेरी में नहीं होते हैं, वो आईओ स्ट्रीम की ही लाइब्रेरी में इंक्लूडेड होता है। एंड एल है, डेसिमल है, हेक्सा है एंड ऑक्टल है। एंड एल इज़ फॉर न्यू लाइन, ये हम पहले देख चुके हैं। डेसिमल, अगर मैं आउटपुट को डेसिमल में आउटपुट करना चाह रही हूँ, अगर मैं आउटपुट को डिस्प्ले करना चाह रही हूँ हेक्साडेसिमल एज ए हेक्साडेसिमल वैल्यू तो हम हेक्स कर देंगे, और अगर ऑक्टल में करना चाह रहे हैं तो OCT इज़ फॉर ऑक्टल। तो करना ये होता है कि जब हम सी आउट करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो सी आउट करने से पहले हम सी आउट कर देंगे सपोज़ ऑक्टल, तो जो भी चीज़ नेक्स्ट डिस्प्ले होगी वो ऑक्टल में होगी, सही है। और ये परमानेंट रहता है जब तक मैं इसको चेंज नहीं करती। ये नेक्स्ट जो भी वैल्यू मैं डिस्प्ले करवाती जाऊँगी ये ऑक्टल में ही करता जाएगा अनटिल एंड अनलेस मैं इसको चेंज नहीं करती हूँ, सही है। तो चेंज करने के लिए मुझे दोबारा से डेसिमल पर आना होगा। तो अगर मैं कोई वैल्यू है मैं उसको डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ इन ऑक्टल, तो पहले मैं सी आउट करवाऊँगी OCT फॉर ऑक्टल, एंड देन वो वैल्यू जो मुझे डिस्प्ले करवानी है तो वो उसकी ऑक्टल वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। सिमिलरली फॉर हेक्साडेसिमल, हेक्स पहले हम आउटपुट करवाएंगे और आउटपुट करवाएंगे वो वैल्यू जो हमें आउटपुट करनी है तो वो उसको हेक्साडेसिमल में आउटपुट कर देगा। एंड देन अगर डेसिमल में अगेन मुझे डिस्प्ले करवानी है तो डेसिमल, सही है। अब मैंने आखिर में क्योंकि डेसिमल करा तो आगे पूरे प्रोग्राम में जो भी चीज़ आउटपुट होगी इंटीजर वैल्यू वो हमेशा डेसिमल में ही होगी, सही। तो इसका इफेक्ट परमानेंट होता है, जबकि ऊपर जब हमने देखा था विड्थ का और प्रिसिशन का, वो इट इज़ फॉर 1 टाइम, सॉरी प्रिसिशन का नहीं, विड्थ का इज़ फॉर 1 टाइम। ये इसी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए वही उसी का डेमोंस्ट्रेशन है डेसिमल का, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल का। तो ये तुम लोग देख लेना, सिंपल सा प्रोग्राम है। अच्छा, अब अगर मैं सपोज़ 3 नंबर्स रीड करना चाहती हूँ, इसका हमने एल्गोरिथम भी डिज़ाइन किया था कि अगर हम 3 नंबर्स रीड करके उसका सम आउटपुट करना चाहते हैं तो मैं 3 वेरिएबल्स बना लेती हूँ, इंटीजर A, इंटीजर B एंड इंटीजर C। और जो सम होल्ड करेगा उसके लिए एक वेरिएबल बना दिया इंटीजर सम। ये सारी डिक्लेरेशंस हमने कर दी हैं, हमने इनिशियलाइज़ कुछ नहीं करा अभी, सही है। तो सी आउट हमने करवा दिया कि दिस प्रोग्राम एड्स 3 नंबर्स, एंटर 3 नंबर्स, यूज़र से वो 3 नंबर्स मांगेगा, सही है। इन द फॉर्म N। अच्छा, 3 नंबर्स एंटर करना है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, ठीक है। तो एक साथ ही तीनों को इनपुट ले लिया ABC को, तो हम पहला जो नंबर इनपुट करेंगे वो A में चला जाएगा, जो दूसरा करेंगे वो B में जाएगा और तीसरा जो करेंगे वो C में चला जाएगा। नंबर स्टोर हो जाएंगे सारे वेरिएबल्स के अंदर, तीनों को ऐड कर देंगे और स्टोर करवा देंगे सम के वेरिएबल के अंदर और आउटपुट करवा देंगे, तो मेरे पास सम जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा, सही है।
आखिर में वही है, हमने आखिर में मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड सो ऑन। सही। तो अगर यूज़र ने आउटपुट करा था 11 फिर 22 एंड 33, तो टोटल लिस्ट 66, ये इसका सैम्पल आउटपुट है। ये तुम लोग रन करके देख सकते हो अपने पास भी। अच्छा, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि अगर मेरे पास सपोज़ कोई वेरिएबल्स हैं बहुत सारे, जो करेक्टर टाइप के वेरिएबल्स हैं, सारे करेक्टर्स हैं, ए है, बी है, स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, जेड है, इसी तरह टैब है बैकस्लैश टी, वर्टिकल टैब है बैकस्लैश वी, स्पेस है बैकस्लैश ए है, इट इज़ फॉर अलर्ट एंड सो ऑन। सही। तो यहाँ पर बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो डिस्प्ले कराए हुए हैं, डिस्प्ले नहीं कराए हुए हैं, डिक्लेयर करे हुए हैं और इनिशलाइज़ करे हुए हैं। तो मैं अगर इनकी एस की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मुझसे कोई जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि मिस एस की टेबल हमें याद करना होगा या नहीं, तो याद तो नहीं करना होता, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ डिस्प्ले करवाते हैं तो वो उसकी एस की कोड को ही डिस्प्ले कर रहा होता है, वो एस की कोड ही जाके रीड करता है। तो ये इसकी डेमोन्स्ट्रेशन है इस चीज़ की कि अगर मेरे पास सपोज़ कोई कैरेक्टर ए था और मैं इसकी एस की वैल्यू देखना चाह रही हूँ, तो मैं इसको प्रिंट करवा सकती हूँ इस तरह से, एस की कैरेक्टर ए एस, और मैंने जो कैरेक्टर ए यहाँ पर डिफ़ाइन करा था मैं उसको आउटपुट करवा रही हूँ, लेकिन ब्रैकेट में मैंने इंटीजर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो उसकी इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहा है। सही। इंटीजर वैल्यू इज़ द एस की कोड। तो ए का जो भी एस की कोड होगा दैट इज़ 65, वो उसको डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह स्मॉल ए का एस की कोड इज़ 97। इसी तरह कैपिटल बी का, स्मॉल बी का, तो वो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर कैरेक्टर में डिफ़ाइन करी हुई थी, सबके एस की कोड मेरे पास आके डिस्प्ले हो जाएंगे। सही है, सिर्फ ये इंटीजर लिखने से। अच्छा, दिस इज़ द लास्ट थिंग, एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होता है? इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड बैकस्लैश इटसेल्फ। तो ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं इन सबको डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे बैकस्लैश लगाना लाजमी होता है, यानी कि जब भी मैं इन्वर्टेड कॉमा में बैकस्लैश लिखूँगी तो बैकस्लैश अकेला नहीं आ सकता, बैकस्लैश के साथ डबल बैकस्लैश लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बैकस्लैश इटसेल्फ इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर। सही। एस्केप कैरेक्टर्स के साथ आता है। बाकी जो करेक्टर्स हैं दे आर कॉल्ड दी एस्केप करेक्टर्स, ए बी एन आर एंड टी। ए मीन्स फॉर अलर्ट, बी इज़ फॉर बैक स्पेस, एन इज़ फॉर न्यू लाइन, कैरेज रिटर्न के लिए होता है आर। यूजुअली जब हम एक और भी होता है एफ़ जो इसमें नहीं ऐड होगा। यूजुअली जब हम न्यू लाइन करते हैं तो न्यू लाइन का मतलब ये होता है वो दो करेक्टर से मिलकर बनता है, लाइन फीड एंड कैरेज रिटर्न। सही है। इसका मतलब ये होता है लाइन फीड इज़ फॉर बैकस्लैश एफ और कैरेज रिटर्न इज़ बैकस्लैश आर। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम न्यू लाइन प्रेस करते हैं, न्यू लाइन का बटन प्रेस करते हैं, तो वो दो कैरेक्टर से मिलकर हमारी न्यू लाइन बन रही होती है। पहला कैरेक्टर तो ये होता है कि वो न्यू लाइन को चेंज करेगा, दैट इज़ लाइन फीड, और कैरेज रिटर्न का मतलब होता है कि वो न्यू लाइन में चेंज करने के बाद, यानी कि न्यू लाइन पर आने के बाद वो बिगनिंग ऑफ द न्यू लाइन पर चला जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट पे कर्सर चला जाएगा। सही है। इसका मतलब ये है कि सपोज़ मैंने कंसोल पे लिखा था लाइन फीड, तो मेरा कर्सर इस जगह मौजूद है। जैसे ही मैंने न्यू लाइन का करेक्टर प्रेस करा तो वो न्यू लाइन को चेंज करके लाइन फीड के नीचे वाली जो लाइन है वहाँ चला जाएगा और कर्सर वुड बी ओवर हियर। सही है। कर्सर अभी यहीं होगा। कर्सर को पीछे लेकर जाने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर कैरेज रिटर्न, तो कर्सर दोबारा से बिगनिंग पर चला जाएगा, बिगनिंग ऑफ द न्यू लाइन। ठीक है। तो दैट इज़ वाई कि हम ये दो कैरेक्टर्स मिलाकर हम कहते हैं कि एक न्यू लाइन बनती है, यानी कि बैकस्लैश एन का मतलब होता है लाइन फीड और कैरेज रिटर्न दोनों मिला के। सही। तो बैकस्लैश आर जो होता है वो कैरेज रिटर्न के लिए होता है और बैकस्लैश एफ इज़ फॉर लाइन फीड, और बैकस्लैश टी जो टैब का बटन हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड में जिसमें बहुत सारी स्पेसेस आ जाती हैं, तो दैट इज़ द टैब, हॉरिजॉन्टल टैब। सही। ये हम देख चुके हैं प्रेसिशन का। सही। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। और ये लेक्चर तुम लोग देखना, और इसमें जो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं डेमो प्रोग्राम्स वो प्लीज़ रन करके ज़रूर देखना अपने पास।